स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था छत्तीसगढ़ के इतिहास में मौर्य काल तक का, ठीक है। हमने सम्राट अशोक तक का पूरा पढ़ चुका था। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे सातवाहन काल के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे सातवाहन काल के बारे में। सातवाहन काल, ये देखो होता क्या है, जब अशोक जो है, अशोक अपना साम्राज्य पूरा फैला लिए रहता है, ठीक है। अशोक के काल तक के जो उसका साम्राज्य रहता है वो पूरा फैले रहता है, जिससे हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो मौर्य काल के अधीन रहता है। लेकिन जैसे ही अशोक जब जाता है, ठीक है, अशोक का काल समाप्त होता है, तो अशोक के बाद जो भी मौर्य काल में जो शासक आते हैं उनमें उतना एबिलिटी नहीं रहता कि वो जो है वो उस पूरे साम्राज्य को, जो उस फैले हुए साम्राज्य को क्या कर सके, संभाल सके, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, अब जो मौर्य साम्राज्य रहता है वो धीरे धीरे क्या होता है, सिमटने लग जाता है। और इसी कारण जो हमारा जो छत्तीसगढ़ रहता है, वो छत्तीसगढ़ जो हमारा रहता है वो जो मौर्य काल के अधीन रहता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, मौर्य काल से फिर से बाहर हो जाता है। लेकिन जब सातवाहन काल का जब उदय होता है, मौर्य काल के पश्चात जब सातवाहन काल का उदय होता है, तब क्या होता है, इस सातवाहन काल के बाद जब सातवाहन काल जो आता है, मान लिया जाए ये हमारा ऐसे छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ऐसे समझना, ये हमारा ऐसे छत्तीसगढ़ है। जब सातवाहन काल जब हमारे भारत में आते हैं, भारतीय इतिहास में, तो क्योंकि अशोक का जो काल रहता है, तो उसमें क्या होता है, इससे पहले जो राजधानी चलते रहता है वो क्या रहता है, पाटलिपुत्र रहता है। और वो पाटलिपुत्र एक्चुअल में कहाँ है, बिहार में, ठीक है। बिहार मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर यूपी और फिर बिहार, ठीक है। उसके बाद जब सातवाहन राजाएं जब आते हैं, तब क्या करते हैं, ये जो सातवाहन राजा रहते हैं ये इस पाटलिपुत्र के साथ साथ, ठीक है, पाटलिपुत्र के साथ साथ अपनी एक और राजधानी बनाते हैं जिसको बोलते हैं अमरावती। ये अमरावती कहाँ है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये अमरावती कहाँ है, आंध्र प्रदेश। इसके अतिरिक्त पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी कहाँ लेकर के आ जाते हैं, अमरावती में। और इस अमरावती से अपनी राजधानी फिर से एक बार चेंज करते हैं, और चेंज करके कहाँ ले आते हैं, प्रतिष्ठान मतलब ये पड़ता है कहाँ, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान में अपनी राजधानी ला लेते हैं। कौन, सातवाहन काल के राजा लोग, ठीक है। इनकी 3 बार राजधानी, 2 बार राजधानी चेंज होती है। एक पाटलिपुत्र पहला रखते हैं, फिर पाटलिपुत्र से अमरावती, और अमरावती से प्रतिष्ठान या पैठन, इसी को बोलते हैं पैठन, ठीक है। जब ये तीनों राजधानी, देखो ये जो तीनों राजधानी, ये हमारे छत्तीसगढ़ के तीनों तरफ हमारी जो ये इनकी राजधानी है वो है। तो जब तीनों तरफ इनकी राजधानी है, और ये उत्तर के साथ साथ दक्षिण में भी इनका क्या रहता है, स्थापत्य अच्छे से रहता है। इसीलिए हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसका अधिकांश भाग, या ये बोल सकते हैं अधिकांश भाग ना बोल करके इसका जो ये बोल सकते हैं कि पूरा छत्तीसगढ़ जो है हमारा वो सातवाहन राजाओं के अधीन आ जाता है, ठीक है। इसीलिए जो इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसीलिए अब क्या होता है, जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो सातवाहन के अधीन आ जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे स्थान भी है जहां से हमको सातवाहन राजाओं के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त होता है। उनमें से एक स्थान है ये जांजगीर चांपा, ठीक है, जांजगीर चांपा, और एक स्थान है बिलासपुर, ठीक है। एक स्थान जांजगीर चांपा, एक जिला है जांजगीर चांपा, और एक बिलासपुर। जांजगीर चांपा में 3 जगह, ठीक है, 3 जगह कौन कौन से, एक तो है गुंजी, ठीक है, एक है गुंजी, उसके बाद एक है किरारी, ठीक है, किरारी, एक गुंजी किरारी, उसके बाद एक है बालपुर, ठीक है, बालपुर, गुंजी किरारी और बालपुर, गुंजी किरारी और बालपुर, ये तीनों के तीनों जांजगीर चांपा जिले में है, ठीक है। तीनों के तीनों जांजगीर चांपा जिले हैं जहां से हमको सातवाहन काल के राजाओं के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। जबकि बिलासपुर से एक पड़ता है कौन सा, मल्हार, ठीक है, मल्हार। बिलासपुर से एक कौन सा पड़ेगा, मल्हार। और इसके अतिरिक्त एक पड़ता है कौन सा, बूढ़ी खार, ठीक है, बूढ़ी खार। ये 5 जगहों से, ठीक है, इन 5 जगहों से हमको सातवाहन राजाओं के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जो है वो हमको प्राप्त होता है। तो चलो देखते हैं फिर कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। देखो ये जो गुंजी है, इस गुंजी से एक सातवाहन काल के राजाओं के बारे में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। एक अभिलेख प्राप्त हुआ है कहां से, गुंजी से। ये जो अभिलेख है ये राजा वरदत्त श्री का है, ठीक है, राजा वरदत्त श्री, इसका नाम था क्या, राजा वरदत्त श्री। ऐसा माना जाता है कि ये जो राजा वरदत्त श्री है, ठीक है, इसके बारे में ये जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ इसके बारे में लिखा हुआ, तो इतिहासकारों के अनुसार अगर चले तो ये जो राजा वरदत्त श्री है वो सातवाहन काल के राजाओं से
मतलब सातवाहन काल का राजा हुआ करता था, ऐसा इतिहासकारों के अनुसार माना जाता है। जबकि ये जो किरारी है, किरारी में एक काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है, काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है। ये जो किरारी है वो जांजगीर चांपा में एक स्थान है किरारी, इस किरारी में एक काष्ठ स्तंभ मिला है जिसको बोलते हैं किरारी का काष्ठ स्तंभ। काष्ठ स्तंभ कहने का मतलब होता है एक लकड़ी का ना, लकड़ी का क्या होता है, एक स्तंभ बना हुआ रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, काष्ठ स्तंभ बोलते हैं। इस जो लकड़ी के काष्ठ स्तंभ है, इसमें जो सातवाहन काल के राजाओं के बारे में जो भी उनकी प्रशासनिक प्रशासन था, उसके जो भी विभाग हुआ करते थे, उसके जो भी मंत्री हुआ करते थे, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। विभागों के बारे में, उसके मंत्रियों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होता है। किससे? किरारी के काष्ठ स्तंभ से। उस समय सातवाहन काल के टोटल 18 विभाग हुआ करते थे, टोटल 18 विभाग हुआ करते थे। तो ये हमारा किरारी का काष्ठ स्तंभ, समझ आया। इसके अतिरिक्त जो बालपुर है, इस बालपुर में एक राजा हुआ करते थे, सातवाहन काल के एक राजा जिसका नाम था अपिलक। इस अपिलक की मुद्रा प्राप्त होती है कहां से? अपिलक की जो भी मुद्राएं हैं, ठीक है, जो भी क्या है मुद्राएं, वो मुद्राएं कहां से प्राप्त होती है? बालपुर से। राजा अपिलक की मुद्रा, इसी को बोलते हैं अपिलक की मुद्रा, ठीक है। ये जो अपिलक की मुद्रा है, ऐसा माना जाता है कि ये सातवाहन काल से संबंधित है। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय इतिहास के सातवाहन राजाओं की, तो उन राजाओं में ये जो अपिलक है, इसके बारे में कहीं भी कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती, समझ आया, कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि ये जो अपिलक है वो सातवाहन काल से संबंधित है। तो एक हो गया बालपुर, एक गुंजी, एक किरारी और एक बालपुर, ठीक है। गुंजी से हमको एक अभिलेख मिला है जो किसका है? राजा वरदत्त श्री का, जो सातवाहन काल से संबंधित था। दूसरा किरारी से मिला है, किरारी का काष्ठ स्तंभ मिला है जिसमें उसके विभागों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, जिसमें 18 विभाग हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त एक बालपुर से जानकारी मिला है, तो बालपुर से अपिलक की मुद्रा प्राप्त हुई है, ठीक है। ये तीनों के तीनों कहां पड़ता है? जांजगीर चांपा में। इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसके अतिरिक्त हमको बिलासपुर के मल्हार और क्या बोलते हैं, बिलासपुर के बूढ़ी खार से भी हमको, मल्हार से देखो, मल्हार और बूढ़ी खार में, ठीक है, बूढ़ी खार में एक प्रतिमा मिला है, एक प्रतिमा मिला है, ठीक है, जो सातवाहन काल का है। सातवाहन काल का एक हमको क्या मिला है? प्रतिमा मिला है जिसमें लेख अंकित है, कुछ ना कुछ लेख उसमें लिखा हुआ, ठीक है, एक लिखा हुआ एक प्रतिमा मिला है जिसमें कहाँ मिला है? बूढ़ी खार में एक प्रतिमा मिला है जिसमें क्या अंकित है? लेख अंकित किया हुआ एक प्रतिमा हमको बूढ़ी खार से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त तो जो मल्हार है, यहाँ से कुछ कुछ सातवाहन काल के सिक्काएं भी प्राप्त हुई है, सिक्का प्राप्त हुआ है, ठीक है, यहां से क्या प्राप्त हुआ है? सिक्का प्राप्त हुआ है। और एक मिट्टी का भी प्रतिमा मिला है जिसमें वेद श्री करके अंकित किया गया है, वेद श्री करके अंकित किया गया है। ये कहां से मिला है? मल्हार से, ठीक है। तो बूढ़ी खार और मल्हार, ये दो चीज। जांजगीर चांपा एक हो गया और दूसरा हो गया कौन सा? बिलासपुर, याद रखना। तो सातवाहन काल में कहां से हमको मिला है? एक तो जांजगीर चांपा से, दूसरा बिलासपुर से। जांजगीर चांपा से गुंजी, किरारी और बालपुर, जबकि बिलासपुर से मल्हार और बूढ़ी खार। मल्हार में सिक्का के अतिरिक्त वेद श्री लिखा हुआ एक मिट्टी का एक वो मिला है, ठीक है, लेख मिला है समझ लो। और बूढ़ी खार से एक प्रतिमा मिला है जिसमें लेख अंकित हुआ है, ठीक है, बूढ़ी खार, मल्हार, ठीक है। इसके अतिरिक्त ठीक है, बालपुर से, ठीक है, बालपुर से अपिलक की मुद्रा प्राप्त हुआ है। उसके बाद किरारी से काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है जिसमें विभागों के बारे में जानकारी है और 18 विभाग हुआ करते थे। इसके बाद गुंजी से एक अभिलेख मिला है जो राजा वरदत्त श्री का है, और इतिहासकार के अनुसार यह माना जाता है कि ये जो राजा वरदत्त श्री है वो सातवाहन कालीन शासकों से संबंधित था, वहां सातवाहन काल का राजा था ये, ठीक है। इतना जो है वो हमारे सातवाहन काल से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसके अतिरिक्त तांबे के, ठीक है, तांबे के आयताकार सिक्के, तांबे के आयताकार सिक्का भी हमको कहां से, सिक्का भी हमको किसका मिला है? सातवाहन काल का। कहां से मिला ये नहीं पता, लेकिन तांबे के आयताकार सिक्का जो हमको है वो सातवाहन काल से प्राप्त हुआ है। इसके बाद एक चीनी यात्री हुए वेनसांग, मैं बताया था वेनसांग, ठीक है। वेनसांग बताते हैं, मैं बताया था कि बौद्ध में एक बौद्ध भिक्षुक हुए नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन। ये जो नागार्जुन थे वो मैं बताया था कि सिरपुर में आकर के रुके हुए थे, ठीक है। नागार्जुन कहाँ रुके हुए थे? ठीक है, सिरपुर में आकर के रुके हुए थे। ऐसा माना जाता है कि ये जो नागार्जुन थे वो सातवाहन शासकों के
खास मित्र हुआ करते थे, ठीक है। नागार्जुन जो थे वो सातवाहन शासकों से इनकी अच्छी खासी दोस्ती थी, अच्छा जमता था। इसीलिए सातवाहन शासकों के द्वारा इस नागार्जुन के लिए, ठीक है, 5 मंजिला एक संघाराम इमारत बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं संघाराम मंजिला संघाराम इमारत बनाया जाता है, ठीक है। संघाराम इमारत बनाया जाता है किसके लिए? नागार्जुन के लिए, बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के लिए। ये बताने वाले कौन है? वेन सांग। समझ आया इतना? ठीक है। सातवाहन काल का उदय होता है। सातवाहन काल जो रहती है वो राजधानी कहाँ कहाँ बनाता है? पाटलिपुत्र में, अमरावती में और प्रतिष्ठान या पैठण में। इस प्रकार जो हमारा छत्तीसगढ़ है ये टोटल सातवाहन राजाओं के अधीन आ जाता है। इसके अतिरिक्त, ठीक है, हमको गुंजी, किरारी और बालपुर, एक गुंजी है, किरारी है और बालपुर, इसके बाद मल्हार और बूढ़ी खार। बूढ़ी खार से एक लेख अंकित किया हुआ प्रतिमा मिला है जिसमें सातवाहन कालीन राजाओं के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद मल्हार में कुछ सिक्के भी मिले हैं और जो ये बोला जा सकता है कि कुषाण उषाण सातवाहन काल के जो राजाएं थे, ठीक है, मौर्य कुषाण सातवाहन काल के राजाओं, उनके द्वारा जो मतलब एक मिट्टी का एक वो मिला है जो वेद श्री, जिसमें वेद श्री अंकित है, ठीक है। उसके बाद जांजगीर चांपा, तो बालपुर से अपिलक की मुद्रा मिली। ये राजा अपिलक के बारे में, मतलब जो राजा जो अपिलक है, ये सातवाहन काल में कहीं कहीं भी इसका उल्लेख प्राप्त नहीं होता, लेकिन फिर भी हमको मानना है। इसके बाद क्या है? किरारी है। किरारी का काष्ठ स्तंभ, जहां से 18 विभाग हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होता है और उनके मंत्रियों के नाम वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। जबकि एक है गुंजी। इस गुंजी में एक अभिलेख मिला है जो राजा वरदत्त श्री का है और इतिहासकार के अनुसार ऐसा मानते हैं कि ये राजा वरदत्त श्री जो है वो सातवाहन काल का राजा था। समझ आया? इसके बाद क्या होता है? इसके बाद धीरे धीरे करके क्या होता है, ये लोग जब जाते हैं, सातवाहन लोग, ठीक है, सातवाहन राजाओं का जब अंत होता है, ठीक है, इसी सातवाहन काल में रोम काल के भी सिक्के प्राप्त होते हैं। रोम काल के जो हैं वो सिक्के प्राप्त होते हैं, ठीक है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जब सातवाहन काल का जब पतन होना स्टार्ट होता है, ठीक है, सातवाहन काल का पतन होना स्टार्ट होता है, तब क्या होता है, यहाँ पर एक दूसरे वंश का उदय होता है जिसका नाम था वाकाटक, ठीक है। यहाँ पर अब क्या होता है, वाकाटक वंश का उदय होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देखो देखो ये हमारा छत्तीसगढ़ है। सातवाहन कालीन राजाओं की जो राजधानी थी ये प्रतिष्ठान था, यहाँ अमरावती और ये पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र जब से उदयन इसको बसाया था तब से वो राजधानी बनता है, तब से फिर क्या चलते आता है, पाटलिपुत्र राजधानी रहता है, ठीक है। सातवाहन राजाओं की भी राजधानी क्या रहता है, पाटलिपुत्र। लेकिन जब सातवाहन राजाओं का अंत होता है, ठीक है, जब सातवाहन राजाओं का अंत होता है तब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बोलने से ये नंदीवर्धन समझ लो, ये नंदीवर्धन नागपुर वाले जगह में एक अलग वंश का उदय होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाकाटक, ठीक है। वाकाटक कहाँ होता है, नागपुर या फिर उसी को बोल लो नंदीवर्धन, ठीक है। ये जो वाकाटक है, ठीक है, ये वाकाटक जो है इसका उदय होता है कहाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में, मतलब यहाँ पर नागपुर में। इस वाकाटक वंश में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था प्रवर सेन, ठीक है, प्रवर सेन। ये जो प्रवर सेन प्रथम, ठीक है, प्रवर सेन प्रथम, ये जो प्रवर सेन है ये क्या करते हैं, यहाँ से ये पूरे कौशल को, मतलब इस दक्षिण कौशल को, पूरे छत्तीसगढ़ को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं। कौन? प्रवर सेन। क्योंकि ये पूरा छत्तीसगढ़ को क्या करते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो छत्तीसगढ़ है अब किसके अधीन आ जाता है, वाकाटकों के अधीन आना शुरू हो जाता है यहाँ से, ठीक है। लेकिन जब प्रवर सेन की मृत्यु होती है, ठीक है, जब प्रवर सेन की मृत्यु होती है, जब प्रवर सेन की मृत्यु हो जाती है तब क्या होता है, इसका जो पूरा जो राज्य रहता है, इसका जो क्षेत्र रहता है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगता है और क्षीण होने के बाद इसका मतलब पतन होना शुरू हो जाता है। उसी समय क्या होता है, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे सातवाहन लोग रहते हैं, लेकिन अब जैसे ही यहाँ से सातवाहन लोग हटते हैं यहाँ पर गुप्तों का साम्राज्य शुरू हो जाता है, गुप्त का, ठीक है, गुप्त राजाओं का जो है साम्राज्य शुरू हो जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ ऊपर में गुप्त राजाओं का साम्राज्य शुरू होता है और यहाँ बस्तर में नल वंशी राजाओं का साम्राज्य जो है वो शुरू रहता है। तो बस्तर में नल वंशी लोग रहते हैं
ऊपर में गुप्त लोग रहते हैं और बीच में कौन रहते हैं, वाकाटक लोग। ऐसा माना जाता है कि ये तीनों एक दूसरे के समकालीन हुआ करते थे, ठीक है, तीनों एक दूसरे के समकालीन। कई बार पूछता है ना कौन कौन समकालीन है करके, तो नल वंश बस्तर में रहते हैं, वाकाटक लोग इधर छत्तीसगढ़ में रहते हैं और गुप्त लोग कहाँ रहते हैं, पाटलिपुत्र में। जब प्रवर सेन प्रथम की मृत्यु होती है तो ये जो गुप्त वंश के शासक रहते हैं ये लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, यहाँ पर शासन करना, यहाँ पर इसका अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है, ये जो वाकाटक वंश है इसमें कुछ राजा जैसे कि प्रवर सेन प्रथम, इसके बाद याद रखना महेंद्र सेन को, महेंद्र सेन, ठीक है। इसके बाद याद रखना रुद्र सेन, रुद्र सेन। इसके बाद प्रवर सेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय, ठीक है। इसके बाद प्रवर सेन द्वितीय। इसके बाद एक शासक होता है जिसको बोलते हैं नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन, ठीक है, नरेंद्र सेन। इसके बाद एक और शासक का नाम है पृथ्वी सेन, पृथ्वी सेन द्वितीय। ये पृथ्वी सेन द्वितीय इस नरेंद्र सेन का पुत्र रहता है। और इसके बाद जो लास्ट शासक है उसका नाम है क्या, हरि सेन, हरि सेन, ठीक है। देखो होता क्या है, जो प्रवर सेन प्रथम है, ठीक है, प्रवर सेन प्रथम, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तब क्या होता है, जो गुप्त लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, इसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेना शुरू कर देते हैं। गुप्त वंश में, ठीक है, गुप्तों में, गुप्त जब गुप्त साम्राज्य शुरू होता है तो उसमें पहला शासक हुआ करता था श्रीगुप्त, ठीक है। पहला शासक कौन थे, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद एक शासक आते हैं घटोत्कच, ठीक है, घटोत्कच, घटोत्कच। इसके बाद एक और शासक आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। ये जो तीन शासक रहते हैं, शुरू के तीन शासक, ये तीन शासक जो रहते हैं ये बिल्कुल भी जो गुप्त जो साम्राज्य इनका चलते रहता है, इनके रहते में हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो गुप्तों के अधीन नहीं जाता। लेकिन जब एक शासक आता है जिसका नाम है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इस समुद्रगुप्त को, ठीक है, समुद्रगुप्त, इसका एक दरबारी कवि था हरिसेन, ठीक है। हरिसेन के एक रचना किया गया जिसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। क्या बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति। इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में यह बताया गया है कि समुद्रगुप्त के द्वारा, ठीक है, जब समुद्रगुप्त पूरे समुद्रगुप्त, देखो समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास में एक ऐसा शख्स था जो पूरा विश्व विजय का लक्ष्य रखा था, ठीक है, विश्व विजय का लक्ष्य रखा था। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको भारत के नेपोलियन या छत्तीसगढ़ के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है, क्योंकि ये विश्व विजय का लक्ष्य रखा था। इसीलिए ये क्या करता है, इसको पूरे भारत को जीतना रहता है, ठीक है। तो भारत को जीतने के लिए ये क्या करता है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। जब ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो ये जो हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इसमें ये बताता है कि जब ये विश्व विजय करने के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो ये छत्तीसगढ़ से होते हुए जाता है। और छत्तीसगढ़ में वाकाटक नरेश, वाकाटक में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम है महेंद्र सेन, ठीक है। महेंद्र सेन को क्या करते हैं, समुद्रगुप्त क्या करते हैं, हराते हैं। और इसके बाद ये जो नलवंशी शासक हुआ करते थे व्याघ्रराज, ठीक है, व्याघ्रराज, इस व्याघ्रराज का भी उल्लेख, ठीक है, कि व्याघ्रराज को भी समुद्रगुप्त ने हराया है, इसका उल्लेख जो है इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हमको प्राप्त होता है। समझ आया? तो याद रखना महेंद्र सेन जो है, जो वाकाटक नरेश महेंद्र सेन होता है, इस महेंद्र सेन को, ठीक है, समुद्रगुप्त के द्वारा हराया जाता है, समुद्रगुप्त के द्वारा हराया जाता है। और इसका उल्लेख किसमें है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। तो अगर आपसे पूछे कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस वाकाटक राजा का नाम है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किसका नाम है, महेंद्र सेन का नाम है, ठीक है। एक्चुअल में ये जो महेंद्र सेन है, देखो ये जो महेंद्र सेन है, ये महेंद्र सेन एक्चुअल में किस वंश का है इसके बारे में कोई भी जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि ये जो महेंद्र सेन है, ठीक है, ये महेंद्र सेन कहाँ का है, वाकाटक वंश का, ठीक है, वाकाटक वंश का राजा हुआ करता था। इसके बाद जो है वो रुद्रसेन, ठीक है, इसके बाद रुद्रसेन। ये जो रुद्रसेन है, क्योंकि यहाँ पर समुद्रगुप्त है, इसके बाद एक राजा होते हैं कौन, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। ये जो विक्रमादित्य है, ठीक है, विक्रमादित्य बोलने का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय। ऐसा माना जाता है कि इस विक्रमादित्य की बेटी जो प्रभावती थी, ठीक है, इस प्रभावती का विवाह किसके साथ होता है, प्रभावती का विवाह रुद्रसेन, वाकाटक नरेश रुद्र के सेन के साथ प्रभावती का विवाह होता है। समझ आया?
महेंद्र सेन का नाम किसमें है? गुप्त में है, क्योंकि प्रवर सेन के मृत्यु के पश्चात गुप्तों का यहाँ पर आधिपत्य शुरू हो जाता है, गुप्तों का आधिपत्य शुरू हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, समुद्रगुप्त के द्वारा, उसमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उल्लेख है कि समुद्रगुप्त के द्वारा महेंद्र सेन को हराया गया है। ठीक है, महेंद्र सेन को हराया गया, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इसका उल्लेख। ठीक है, इसके अतिरिक्त रुद्रसेन है, रुद्रसेन की जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसकी जो बेटी रहती है प्रभावती, उसका विवाह होता है किससे? रुद्रसेन से, वकाटक नरेश रुद्रसेन। इसके बाद क्या होता है, प्रवर सेन द्वितीय। ये जो प्रवर सेन द्वितीय है, ठीक है, इसके दरबार में जो विक्रमादित्य है उसके 9 रत्नों में से एक, विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते हैं, इसके 9 रत्नों में से एक जो कालिदास हुआ करते थे, कालिदास, ये जो कालिदास है, ठीक है, ये इस प्रवर सेन द्वितीय के दरबार में आते हैं, प्रवर सेन द्वितीय के दरबार में आते हैं और आकर के कुछ दिन रुकते हैं। समझ आया? तो प्रवर सेन द्वितीय के दरबार में कालिदास का आना, ठीक है, कालिदास का आना ये और बढ़ाता है कि रुद्रसेन का विवाह जो है, रुद्रसेन और महेंद्र सेन जो है वो संबंधित है किससे? गुप्तों से और वकाटकों से। ठीक है, कालिदास का आना, क्योंकि कालिदास जो 9 रत्न की था किसका? विक्रमादित्य का। समझ आया? इसके बाद ये नरेंद्र सेन और इसके बाद ये पृथ्वी सेन। ठीक है, नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन। जो नरेंद्र सेन है, समझना, ये जो नरेंद्र सेन है, ठीक है, ये और ये जो पृथ्वी सेन है, इस पृथ्वी सेन का एक अभिलेख मिला है, अभिलेख मिला है। वो अभिलेख कौन सा है? बालाघाट अभिलेख। ठीक है, बालाघाट अभिलेख, याद रखना। जो पृथ्वी सेन है उसका एक अभिलेख मिला है, उस अभिलेख का नाम है बालाघाट अभिलेख, बालाघाट ताम्रपत्र अभिलेख बोल सकते हो उसको, ताम्र अभिलेख। ठीक है, बालाघाट ताम्रपत्र अभिलेख। ये जो बालाघाट ताम्रपत्र अभिलेख है, ठीक है, ये किसका है? पृथ्वी सेन द्वितीय का। इस बालाघाट ताम्रपत्र अभिलेख में यह बताया जाता है कि जो नरेंद्र सेन था, ठीक है, इसके जो पिता हैं नरेंद्र सेन, ये नरेंद्र सेन क्या करते हैं, ये नरेंद्र सेन इस नंदीवर्धन के अलावा इस कौशल को तो अपने अधिकार क्षेत्र में लेते हैं, इसके अलावा मालवा, ठीक है, एक है कौन? मालवा, और एक है कौन? मैकल। मैकल, ये वाला क्षेत्र मैकल और उसके ऊपर वाला मालवा। ठीक है, तो ये जो नरेंद्र सेन है ये क्या करता है? बालाघाट पृथ्वी, याद रखना ना, पृथ्वी सेन द्वितीय का है बालाघाट ताम्रपत्र अभिलेख। इस बालाघाट ताम्रपत्र अभिलेख में ये उल्लेख है कि जो नरेंद्र सेन है, ठीक है, वो क्या करता है? कौशल के साथ साथ मैकल और मालवा को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जो नलवंशी शासक रहते हैं, ठीक है, नलवंशी शासक, नलवंशी शासकों में आगे जाकर एक शासक आता है जिसका नाम है भवदत्त वर्मा। जिसका नाम क्या है? भवदत्त वर्मा, भवदत्त वर्मा। ठीक है, ये भवदत्त वर्मा के द्वारा क्या होता है, इस नरेंद्र सेन को, ठीक है, इस भवदत्त वर्मा के द्वारा क्या होता है, इस नरेंद्र सेन पर आक्रमण किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे जो नलवंशी शासक जो भवदत्त वर्मा रहता है, ये भवदत्त वर्मा क्या करता है? नरेंद्र सेन पर आक्रमण करता है जिस समय नरेंद्र सेन रहता है। ठीक है, और आक्रमण करके इसकी जो राजधानी रहती है नंदीवर्धन, इस नंदीवर्धन को क्या करता है? ये पूरा तहस नहस कर देता है, तबाह कर देता है। कौन? भवदत्त वर्मा। ठीक है, क्योंकि इसको तबाह कर देता है, इसीलिए क्या कर, इसका जो बेटा रहता है पृथ्वी सेन द्वितीय, ये पृथ्वी सेन द्वितीय क्या करता है? पृथ्वी सेन द्वितीय जो रहता है इस भवदत्त वर्मा का एक उत्तराधिकारी रहता है जिसको बोलते हैं अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक। ठीक है, अर्थपति भट्टारक। ये जो पृथ्वी सेन द्वितीय है वो अपने पिताजी के ऊपर जो आक्रमण हुए रहता है उसका बदला लेने के लिए क्या करता है? भवदत्त वर्मा का जो उत्तराधिकारी होता है कौन? अर्थपति भट्टारक। इस अर्थपति भट्टारक पर आक्रमण करता है और इसकी राजधानी रहती है कौन सा? पुष्करी। इस पुष्करी को क्या करता है? ये पूरा तहस नहस कर देता है। समझ आया? और ऐसा माना जाता है कि इस आक्रमण के बाद अर्थपति भट्टारक जो है वो, उसकी मृत्यु हो जाती है, निपट जाता है, समझ लो वो। ठीक है, इसके बाद हरिसेन, जो हरिसेन है ये क्या करता है? हरिसेन जो है ये यहाँ का लास्ट शासक रहता है। ठीक है, हरिसेन जो है ये लास्ट शासक रहता है और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या होता है? गुप्त वंश का जो है गुप्त लोग जो है यहाँ पर अधिकार करते हैं और गुप्तों का भी इसके बाद जो गुप्त काल है वो देखते हैं। ठीक है, तो इतना है हमारे वकाटक में। देखो वकाटक जो है, ठीक है, सबसे पहले एक बार और रिवीजन करा रहा हूँ। वकाटक जो है सबसे पहले आते हैं कहाँ? नंदीवर्धन में। जो प्रवर सेन रहता है, प्रवर सेन प्रथम, वो नंदीवर्धन में आकर के, नंदीवर्धन को इनकी राजधानी रहती है, पूरे के पूरे क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। इसके बाद महेंद्र सेन समुद्रगुप्त के द्वारा हराया जाता है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इसका उल्लेख है।
कई बार पूछा है ना प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किसका किसका, तो व्याघ्रराज और महेंद्र सेन कई बार क्वेश्चन आया है। जबकि रुद्रसेन जो है वो प्रभावती से विवाह करता है। प्रभावती कौन रहती है? विक्रमादित्य की पुत्री रहती है। इसके अतिरिक्त प्रवर सेन द्वितीय के दरबार में कालिदास आता है, ठीक है। उसके बाद नरेंद्र सेन को भवदत्त वर्मा हराता है, और उसके बाद पृथ्वी सेन जो है वो अर्थपति भट्टारक को हराता है और उसकी राजधानी को तहस नहस कर देता है। समझ आया? ये है आपका वाकाटक वंश, ठीक है। देखो प्रवर सेन प्रथम, ठीक है, उसकी मृत्यु होती, फिर महेंद्र सेन, रुद्र सेन, ठीक है। यही जो प्रवर सेन प्रथम है यही क्या है? संस्थापक है, ठीक है। यही क्या है? संस्थापक है किसका? वाकाटक वंश का, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद महेंद्र सेन, रुद्र सेन, प्रवर सेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन और हरि सेन, ठीक है। तो महेंद्र सेन समुद्रगुप्त के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, रुद्र सेन प्रभावती से विवाह, प्रवर सेन द्वितीय कालिदास के दरबार में, नरेंद्र सेन जो है भवदत्त वर्मा को हराएगा, भवदत्त वर्मा जो है वो नरेंद्र सेन को हराएगा, और पृथ्वी सेन द्वितीय जो है वो किसको हराएगा? अर्थपति भट्टारक को। और एक अभिलेख मिला है जिसका नाम क्या है? बालाघाट ताम्रपत्र अभिलेख। ये किसका है? पृथ्वी सेन द्वितीय का। तो अगर कुछ भी पूछेगा तो अभिलेख से अगर कोई क्वेश्चन आया तो किसको लगाना है? पृथ्वी सेन द्वितीय। इसके अतिरिक्त हरिसेन, ये हरिसेन जो रहता है, ठीक है, ये हरिसेन जो रहता है ये एक अलग शाखा, बाद में क्या होता है जब इन लोग का खत्म हो जाता है तब फिर ये हरिसेन जो है वो आता है और एक अलग शाखा जिसका नाम है वत्स गुल्म, ठीक है, वत्स गुल्म शाखा का रहता है, और ये आकर के क्या करता है? छत्तीसगढ़ में अपना अधिकार जमा लेता है। उसके बाद क्या होता है? ये इस वत्स गुल्म शाखा का रहता है, ठीक है, हरिसेन, और आकर के अब छत्तीसगढ़ में अपना अधिकार जमाता है। और अधिकार जमाने के बाद इसका जो साम्राज्य रहता है वो बहुत चरमोत्कर्ष पर चलते रहता है। उसी समय ये माना जाता है कि त्रिपुरी के कलचुरी लोग आते हैं और आकर के क्या करते हैं? इसका पतन कर देते हैं, इसका अंत कर देते हैं। समझ आया? तो ये है हमारा वाकाटक, ठीक है। अब इसके बाद फिर गुप्त, ठीक है। तो देखो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर जब वाकाटक लोग आते हैं, ठीक है, वाकाटक, यहाँ पर सातवाहन के बाद जो भी वंश आते हैं उसके बाद फिर क्या आता है? यहाँ पर गुप्त लोग शुरू हो जाते हैं, ठीक है, गुप्त लोग जो है वो शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जब गुप्त साम्राज्य शुरू होता है तो गुप्तों में मैं बताया कि सबसे पहला शासक कौन रहता है? श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद घटोत्कच, ठीक है, और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन ये चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच और श्रीगुप्त, ठीक है, इनका साम्राज्य उतना बड़ा नहीं रहता जिसके आधार पे हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो इनके अधीन आ जाए, ठीक है। लेकिन जब समुद्रगुप्त आता है तो समुद्रगुप्त क्योंकि विश्व विजय का लक्ष्य रखे रहता है, ठीक है, और विश्व विजय का लक्ष्य रखता है, इसीलिए क्या करता है? ये संपूर्ण मतलब भारत को विजय करता है। तो उसके नाम से ये क्या करता है? हमारे छत्तीसगढ़ से होते हुए भी जाता है। तो जब छत्तीसगढ़ से होते हुए जाता है इसीलिए क्या होता है? मैं बताया था कि इसका जो है वो उल्लेख जो है हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। अगर हम गुप्त काल के राजाओं की बात करें, ठीक है, तो गुप्त काल में एक राजा है समुद्रगुप्त, ठीक है, देखो समुद्रगुप्त, एक याद रखना कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त। इसके बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या इसी को बोलते हैं विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य। इसके बाद फिर एक है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, एक और आता है, ठीक है, लेकिन इतने को याद रखना, कुमारगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त को, ठीक है। देखो जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त का के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है। इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में लिखा हुआ है कि जो समुद्रगुप्त है जब वो दक्षिण विजय करने के लिए जाता है तो हमारे मतलब दक्षिण कोसल के राजा, ठीक है, दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र सेन को हराता है। और क्या करता है? जो नल वंश के राजा, जो कांतार बोलने का मतलब कांतार, ठीक है, कांतार में नल वंश हुआ करता था, तो कांतार के जो राजा है व्याघ्रराज को क्या करता है? हराता है। कांतार के जो राजा है व्याघ्रराज को हराता है। और इस समय क्योंकि नल वंश का शासन था इसीलिए यह माना जाता है कि व्याघ्रराज कहाँ के थे? नल वंश के। समझ गए? इसीलिए अगर हम लोग चले प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार तो समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है, समुद्रगुप्त जो है वो दक्षिण कोसल के राजा, ठीक है, किसको हराता है? महेंद्र सेन को हराता है, ठीक है। और कांतार यानी बस्तर के राजा नलवंशी शासक किसको? व्याघ्रराज को हराता है, ठीक है, महेंद्र सेन और व्याघ्रराज को हराता है, महेंद्र सेन और व्याघ्रराज को,
ठीक है, व्याघ्रराज को हराता है। इसीलिए ये क्या करता है, व्याघ्रराज को हराता है, इसीलिए इसके बारे में जानकारी मिलती है कि व्याघ्रहंता सिक्का चलवाता है। ठीक है, व्याघ्रहंता सिक्का भी चलवाता है। समझ आ गया, व्याघ्रराज को हराता है और व्याघ्रहंता सिक्का चलवाता है। कौन? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बारे में याद रखना, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से कि महेंद्र सेन को हराता है। ठीक है, और महेंद्र सेन को हराने के बाद व्याघ्रराज को हराता है नलवंशी शासक, और उसको हराने के बाद एक व्याघ्रहंता सिक्का चलाता है। अगर हम लोग बात करें कि इसी समुद्रगुप्त की, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि हमारा जो महासमुंद है, ठीक है, महासमुंद जिला है, ये महासमुंद जिला का नामकरण भी इसी समुद्रगुप्त के कारण हुआ है। तो याद रखना, महासमुंद जो जिला है, इस महासमुंद जिला का नामकरण, ठीक है, महासमुंद का नामकरण जो है ये इसी समुद्रगुप्त के नाम से पड़ा है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये बहुत आया था, यहाँ पर रुका था, इसीलिए महानदी और समुद्रगुप्त के नाम को मिला करके महासमुंद का नामकरण हुआ है। ठीक है, ये हमारे समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी है। इसके अतिरिक्त ये भी माना जाता है कि इसकी जो पत्नी थी रूपावती, याद रखना क्या नाम था, रूपावती। इस रूपावती के मैक्सिमम जो बहुत ज़्यादा जो साक्ष्य प्राप्त हुए हमको गरियाबंद से इस रूपावती के जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, गरियाबंद के कोपरा में हमको इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त एक हो गया। दूसरा समुद्रगुप्त में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कई बार पूछा है ना, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख क्वेश्चन चाहे व्यापम हो चाहे पीएससी हो, कोई भी हो, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पूछता ही है। ठीक है, और उसमें स्पेशली ये नाम लोग को पूछता है। ठीक है, तो महासमुंद का नामकरण किसके कारण हुआ? समुद्रगुप्त के कारण। इसकी पत्नी रूपावती का साक्ष्य हमको गरियाबंद के कोपरा से मिलता है। ठीक है, गरियाबंद के कोपरा से, कोपेश्वर बोलते हैं उसी को। इसके अतिरिक्त ये महेंद्र सेन को हराता है और व्याघ्रहंता सिक्का चलाता है। ठीक है, उसके बाद हमको ये प्राप्त होता है कि जो गुप्तों के, ठीक है, गुप्तों के 20, ठीक है, 20 ठोक गुप्तों के 20 जो है वो सिक्के प्राप्त होते हैं। गुप्तों के 20 जो है वो सिक्का प्राप्त होता है कहाँ से? बानाबरस से, बानाबरस। ठीक है, बानाबरस से हमको गुप्तों के 20 सिक्के प्राप्त होते हैं, बानाबरस से। ये बानाबरस कहाँ है? दुर्ग जिले में। ये गुप्तों के 20 सिक्के हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? बानाबरस से। ठीक है, इसके अतिरिक्त, ठीक है, हमको विक्रमादित्य के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होता है। ये जो विक्रमादित्य है, मैं बताया कि विक्रमादित्य की बहन की शादी जो है वो रुद्रसेन के साथ होता है। ठीक है, रुद्रसेन के साथ होता है। ऐसा माना जाता है कि रुद्रसेन जो है वो उसका देहांत जल्दी हो जाता है, इसीलिए विक्रमादित्य जो है वो क्या करता है, इस छत्तीसगढ़ को अपने आधिपत्य क्षेत्र में लेता है। ठीक है, इसीलिए जो विक्रमादित्य भी है वो भी हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, ठीक है, जो विक्रमादित्य से जो तालागांव बिलासपुर में पड़ता है, तालागांव का जो देवरानी जेठानी का मंदिर है, देवरानी जेठानी का मंदिर जो सबसे प्राचीन मंदिर है। ठीक है, सबसे प्राचीन मंदिर है, कहाँ है ये? तालागांव में है। कौन सा मंदिर? देवरानी जेठानी का मंदिर। इसके अतिरिक्त एक मंदिर और है, कौन सा? पुजारी पाली केवंटीन का मंदिर। ठीक है, पुजारी पाली केवंटीन का मंदिर, इसको बोलते हैं पुजारी पाली केवंटीन का मंदिर। ये जो मंदिर है, ठीक है, क्योंकि विक्रमादित्य जो थे, ठीक है, ये जो मंदिर है वो लाल ईंटों से बना हुआ है, लाल ईंटों और नागर शैली से बना हुआ है, नागर शैली से। ठीक है, लाल ईंटों और नागर शैली से बना हुआ है, और ये लाल ईंटों का प्रयोग और नागर शैली का प्रयोग विक्रमादित्य के द्वारा किया जाता था। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये जो देवरानी जेठानी का मंदिर है और जो पुजारी पाली केवंटीन का मंदिर है, ये किसके द्वारा बनवाया गया है? विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया है। इसलिए विक्रमादित्य भी जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग चले, ठीक है, तो देखो एक रायपुर में मिला है। ठीक है, रायपुर के पिटाईवल्द, ठीक है, रायपुर के एक पिटाईवल्द नामक जगह, आरंग के पास पिटाईवल्द, ठीक है, आरंग के पास पिटाईवल्द। इस पिटाईवल्द जगह से, ठीक है, गुप्तों के भी यहाँ से सिक्के मिले, गुप्तों के दिनार सिक्के जो यहाँ से मिले। इसके अतिरिक्त आरंग से, ठीक है, आरंग से कुमार गुप्त का किसका? कुमार गुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का हमको प्राप्त हुआ है आरंग से। ठीक है, आरंग से क्या हुआ है हमको? रत्न जड़ित मयूर सिक्का किसका मिला है? कुमार गुप्त का। जबकि गुप्तों के दिनार सिक्के कहाँ से मिले हैं? पिटाईवल्द से। ठीक है, गुप्तों के दिनार सिक्के कहाँ मिले हैं? पिटाईवल्द से। ठीक है, आरंग से क्या मिला है? कुमार गुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का। इसको कई बार पूछ चुका है ना, रत्न जड़ित, जिसमें रत्न जड़ा हुआ है, ऐसा सिक्का जिसमें रत्न जड़ा हुआ है, ये कहाँ से मिला है? कुमार गुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग से।
ठीक है। उसके बाद फिर समुद्र को विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य के ताला गांव से देवरानी जेठानी का मंदिर, और फिर पुजारी पाली केवंटीन का मंदिर जो लाल ईंटों से बने और नागर शैली से। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसकी 20 सिक्कों की, 20 सिक्कों की अगर बात करते हैं तो ये जो 20 सिक्के हैं ये दुर्ग के बाना बरस से मिले हैं, दुर्ग के बाना बरस से 20 सिक्के मिले। ये 20 सिक्के विक्रमादित्य, कुमारगुप्त इन लोग का है, ठीक है। बाना बरस से 20 सिक्के मिले हैं। उसके बाद ठीक है, इसके बाद क्या मिला है, ये समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से महेंद्र सेन को हराया जाता है और व्यागराज को हराया जाता है और व्याघ्रहंता सिक्का चलाया जाता है। समझ आया। जबकि रायपुर के पिटाईवल से गुप्तों के दिनार सिक्के मिले हैं और कुमारगुप्त का आरंग से रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है। ये इतना गुप्तों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हमको होता है। देखो, ये सारी चीज़ों को बार बार बोलने का मतलब ये है कि आपको घर में जा करके जब आप नोट्स बनाओगे, ठीक है, तो जब नोट्स बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि अब नोट्स बनाने के बाद उसको आप रट रहे हो, ठीक है, तो रट रहे हो तो फिर यहाँ पढ़ने का मतलब ही नहीं होगा। वो नोट्स तो आपके बुक में भी लिखा हुआ है। इसीलिए मैं इसको क्या करता हूँ, बार बार बोलता हूँ, ताकि आप बार बार जब उसको सुनो तो आपको उस पूरे के पूरे चीज के बारे में आपको सिर्फ सुनने से ही याद हो जाए। आप नोट्स जो है वो बिना देखे ही बना पाओ। समझ आ रहा है। ये आपका गुप्त काल यहाँ से आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है। फिर ये आज हो गया हमारा गुप्त काल। ठीक है, आज पढ़ लिए हम लोग सातवाहन, सातवाहन के बाद वाकाटक और वाकाटक के बाद गुप्त। ये तीनों काल आज हम लोग पढ़ लिए। कल हम लोग इसके आगे करेंगे और जो भी राजर्षि तुल्य वगैरह है, सरबपुरी वंश, जो क्षेत्रीय राजवंश है, उनको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त कल हम लोग अभी 1-2 दिन में हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज का शुरू करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा जो है वो आपको 1-2 दिन में, ठीक है, या 1-2 दिन के बाद आपको उसका जो है क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए। तो फिर आप अच्छे से तैयारी करते रहो। हम आपको जितनी भी क्लासें हो सकती हैं वो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।